हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो यहाँ पर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी। अगर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, उन सभी में आप लोगों के लिए ये वाली जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग कंप्लीट पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। लेकिन देखो, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ एक बेसिक चीज़ कि अपनी क्लास कैसे रहेगी, क्या चीज़ें होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। और जो पॉलिटी होगी वो आप लोगों के लिए यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी के लिए रहेगी। और जो पूरी क्लास होने वाली है, ये हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड की है। मतलब देखो, जो सीरीज़ रहेगी वो 2 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले जो आप लोगों की जो सीरीज़ रहने वाली है, ये आप लोगों की बेसिक रहने वाली है। बेसिक में क्या होगा, अभी हम लोग यहाँ पे जितनी भी क्लास करेंगे, तो ये पूरा हम लोग कंप्लीट सिलेबस एक बेसिक तौर पर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों की जो नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट होगी वो पॉलिटी की ही होगी, जो कि हम लोगों की होगी नेक्स्ट लेवल सीरीज़। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ बेसिक पे पहले हम लोग पूरा जितना भी सिलेबस में रहता है सब कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे, जो नॉर्मल पता होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट लेवल सीरीज़ पे फिर से हम लोग वही चैप्टर वाइज़ करेंगे जो हम लोगों ने बेसिक पे किया है। बट यहाँ पर बेसिक पे जो डिटेल में जो चीज़ें हम लोगों को जाननी होगी, यहाँ पे हम लोग जान लेंगे, लेकिन एक लिमिट में जानेंगे। फिर नेक्स्ट लेवल सीरीज़ में क्या करेंगे, उसके आगे का जानेंगे। यही पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है। अगर मैं आप लोगों को पहले ही यहाँ पे बताने लगूँ संसद पढ़ाऊँ, और संसद में स्टार्टिंग से पूरा इकट्ठा ढेर सारा मटेरियल दे दूँगा, तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। पहले बेसिक पढ़ेंगे, समझ बनाएँगे और बढ़िया अच्छे से चीज़ें समझेंगे। फिर जब आप लोग नेक्स्ट लेवल सीरीज़ पे आओगे, फिर जब संसद शुरू करेंगे तो आप लोगों का पुराना रिवीजन होगा, और हम लोग आगे का जो अगला नई चीज़ें हैं, जो हम लोग यहाँ पे अभी थोड़ा-सा स्किप करेंगे आप लोगों के लिए, वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोगों का पूरा प्लान रहने वाला है। तो क्लास में आप लोग ये मत कमेंट करना कि तुमने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहले बेसिक करेंगे, देन उसके बाद हम लोग करेंगे आप लोगों का इकट्ठा। तो यहाँ पे यही एक देखो अच्छा तरीका है, वरना इससे आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी, मुझे भी दिक्कत नहीं होगी। वरना इकट्ठा अगर अभी बता देंगे सब कुछ तो प्रॉब्लम हो जाती है, कन्फ्यूज़ हो जाओगे, भाग जाओगे। इसीलिए जो मैं बता रहा हूँ उस पे करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी बेसिक सीरीज़। अब ये जो बेसिक सीरीज़ है, इसमें कितनी जल्दी मैं करूँगा ये आप लोग देखना। क्योंकि देखो बेसिक चीज़ें हैं, मेन ऊपर से हम लोग पूरा स्टोरी जैसे समझेंगे जहाँ पे मेन अनुच्छेद है। अभी मैं आप लोगों को डायरेक्ट सारे अनुच्छेद यहाँ पे लिखाने लगूँगा तो आप लोग कहोगे इतना सारा कौन याद करेगा, क्लास ही छोड़ो। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे अनुच्छेद पढ़ेंगे, जो आप लोगों के एकदम अंदर आ जाएगा माइंड में। फिर उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट लेवल करेंगे तो वहाँ पे हम लोग पहले आप लोग इम्पोर्टेंट अनुच्छेद याद रखे रहोगे, कुछ वहाँ पे भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ वहाँ पे ऐसे भी रहेंगे जिनको मैं बताऊँगा कि उनको याद नहीं करना है। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, जो बेसिक क्लास है, इसमें जितने भी मैं आर्टिकल बताऊँगा, ये आप लोगों को बिल्कुल याद होना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, किस अनुच्छेद में क्या है, वो याद होना चाहिए। अब यहाँ पे जो बेसिक क्लास है, इसमें ज़्यादा अनुच्छेद ही नहीं है, कुछ-कुछ हैं, लेकिन जितने हैं इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इनको याद करवाने की ज़िम्मेदारी भी मेरी है। यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से याद करवाऊँगा। देखो पॉलिटी में जो आप लोगों का अनुच्छेद रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है अनुच्छेद कैसे याद करें। तो अनुच्छेद में क्या होता है, जैसे कुछ भी चीज़ें टॉपिक आएँगी, तो वहाँ पे आप हमेशा क्या किया करो, रिलेशन बना के लाइन बाय लाइन याद किया करो। जैसे आप लोग आगे पढ़ोगे आपातकाल, वहाँ पे क्या होगा, 352 में कुछ रहेगा, 356 में कुछ रहेगा, 360 में कुछ रहेगा। तो 352, 56, 60, 52, 56, 60 ऐसे एक ग्रुप बना के याद करो। जैसे 93 और 94 पढ़ोगे तो उसको ग्रुप बना के याद करो। तो ग्रुपिंग करके हम लोग बहुत ही अच्छे से अनुच्छेद पूरा याद कर सकते हैं। तो इस तरह से रहने वाला है। और जो हम लोगों की नेक्स्ट लेवल सीरीज़ रहेगी उसमें हम लोगों की क्लासेस थोड़ी आप लोगों को ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। बट बेसिक में आप लोग देखोगे कि हो सकता है 8 से 10 क्लास या ज़्यादा से ज़्यादा 12 क्लास में हम लोग पूरा पॉलिटी ही ख़त्म कर देंगे। तो मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि टाइम आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा लूँगा। बेसिक क्लास में चीज़ें भी अच्छी खासी पढ़ लेंगे, आप लोगों के अंदर समझ भी बन जाएगी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे तो उतना हम लोगों को टाइम नहीं लगेगा उधर भी। तो दोनों चीज़ें हम लोग अच्छे से कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पॉलिटी जल्दी ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से डेढ़ महीने के अंदर ही, ऑफ़लाइन क्लास में। और ऑनलाइन क्लास में तो भाई क्लासेस के ऊपर है कि कितनी क्लासेस खींचती है। तो बेसिक तो आप लोगों की 10 से 12 में हो जाएगी, नेक्स्ट लेवल में जब स्टार्ट करेंगे वहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिटी। चैप्टर नंबर 1,
हम लोगों का है संसद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संसद। संसद आप लोग जानते होंगे क्या होता है, नहीं भी जानते हो तो आज से जान जाओगे। तो संसद आप लोगों को देखो इसको इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट। ये हमारे संविधान के भाग 5 में है, अध्याय 11 है, आर्टिकल 79 से 70, यहाँ पे 79 से 122 तक संसद के बारे में लिखा हुआ है। 122 तक है यहाँ पे, ठीक है। देखो थोड़ा-सा मेरे यहाँ पे क्वालिटी नोट्स की खराब हो सकती है लेकिन कंटेंट तगड़ा रहेगा, इतना ध्यान रखना। आर्टिकल 79 से 122 तक आप लोगों का अनुच्छेद है। तो संसद किस अनुच्छेद में है? 79 में है। ये आप लोगों का काम है, सबसे पहला अनुच्छेद तो आप लोग याद कर लो। तो 79 पे जब भी कोई कुछ पूछे तो संसद ही आएगा। अब यहाँ पे पूछा जाता है संसद कहाँ से ली गई है भारत में? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और कहाँ से ली गई है? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम से ली गई है। मतलब जो संसद का जो पूरा हम लोगों की रूपरेखा जो है वो कहाँ से मैच करती है? तो ब्रिटेन के संविधान से। और अपनी कैसे स्थापना हुई है? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम से इसकी स्थापना हुई है। लिया गया है ब्रिटेन संविधान से और स्थापना 1919 के भारत शासन अधिनियम से। तो संसद है क्या? संसद किसको कहते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिक्स करोगे तो संसद का निर्माण होता है। देखो संसद के सदन कितने हैं? तो 2 सदन हैं। सदन का मतलब होता है कमरा, जगह। तो एक लोकसभा हो गई, एक राज्यसभा हो गई। लेकिन अंग कितने होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी होते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति भी होते हैं। तो अगर सदन पूछेगा, सदन का मतलब कमरा, अब राष्ट्रपति को कमरा थोड़ी बोलोगे, कमरा तो लोकसभा, राज्यसभा भी होगा। लेकिन अंग क्या है? संसद 3 अंग से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। आर्टिकल 85 में क्या है? संसद का सत्रावसान और विघटन। 85 के क्लॉज 2 में क्या है? राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। ये चीज़ हम लोग आगे नेक्स्ट लेवल जो सीरीज़ होगी इसमें पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पर देखो हम लोग इसका क्या करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे तो इससे हम लोगों को चीज़ें आसान हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो इसको कैसे याद करना है। राज्यसभा बड़ा है तो उसको पहले, भाई बड़े लोगों को पहले नंबर दिया जाता है, फिर उसके बाद छोटे लोगों का नंबर आता है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो गया, राज्यसभा 80 अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। तो यहाँ पर आप लोग कैसे समझोगे? 80 और 81 को यहाँ पे कनेक्ट करो, 80 81, 80 81। 80 में राज्यसभा क्योंकि वो बड़े हैं, लोकसभा में उनसे छोटे लोग रहते हैं, पावर में छोटे रहते हैं। तो राज्यसभा में देखो जो सदस्य रहते हैं एमएलए, इनका इलेक्ट यहाँ पे वोट देते हैं और लोकसभा में इनको जनता वोट देती है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या सब अभी नीचे देखेंगे। लोकसभा को प्रथम सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं, लेकिन राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं और उच्च सदन कहते हैं। द्वितीय सदन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी-कभी लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन आप लोग ध्यान देना। इसका सदस्य बनने के लिए मिनिमम 25 साल की आयु चाहिए, लेकिन राज्यसभा में 30 वर्ष चाहिए। इसे अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। कभी-कभी क्या होता है, जब देश में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें खराब चलने लगती हैं, सब कुछ बिल्कुल नियम से नहीं चलता है, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री क्या होता है, राज्य जो राष्ट्रपति होता है उनको बताता है कि यहाँ पे कुछ अच्छे से नहीं चल रहा है, एक काम करिए आप संसद ही भंग कर दीजिए। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो यहाँ पे संसद जो होगी वो भंग कर दी जाती है, फिर दोबारा चुनाव होता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं है, इसको स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसको भंग नहीं कर सकते हैं। इसमें जो सदस्य हैं मनोनीत भी होते हैं। मनोनीत का मतलब बिना चुनाव के राष्ट्रपति बोलते हैं कि आइए आप यहाँ पर बैठिए, शोभा बढ़ाइए हमारे सदन की। और ये जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में, ये आयरलैंड से लिया गया है। आगे आप लोग पढ़ोगे वो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इनका भी जो चुनाव होता है एकल मत संक्रमण अनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि से होता है। कार्यकाल देखो लोकसभा का 5 साल होता है और राज्यसभा का 6 साल होता है। बस इसमें एक अलग चीज़ ये है कि राज्यसभा में जो 1/3 सदस्य हैं वो हर 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं लोकसभा वाले को, क्योंकि इसमें जो जनता के द्वारा लोग जाते हैं चुन के, तो जो जनता के लोकप्रिय सदस्य होते हैं वही बैठे रहते हैं, तो इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। इसे प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है क्योंकि ये जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बात करें यहाँ पर टोटल यहाँ पे सीट कितनी है, तो 543 यहाँ पे इस टाइम पे, जब सीट नहीं है तो लोग कितने हैं, तो 543 है। पहले 2 और रहते थे, एंग्लो इंडियन रहते थे, जो कि अब कैंसल कर दिया गया है 2019 में जो संविधान संशोधन हुआ था। तो यहाँ पर 543 यहाँ पे इस समय
सदस्य हैं, मैक्सिमम कितने जा सकते हैं 550 और 19 यहाँ पे क्या है उनमें से जो आप लोगों के केंद्र शासित प्रदेश है उसमें है। लेकिन एक चीज़ है दोनों के वेतन जो होते हैं वो समान होते हैं। और अभी राज्यसभा में कितने सदस्य हैं 245, 233 का चुनाव हुआ है और 12 यहाँ पे मनोनयन है इनका मनोनीत किए गए हैं राष्ट्रपति से। कोई कला से, साहित्य से, जो समाज सेवा है, कोई वैज्ञानिक है तो उनको ले लिया जाता है। राष्ट्रपति वहाँ पे क्या करते हैं उनको नियुक्त नहीं मनोनीत करते हैं। ये मनोनयन जो है आर्टिकल 80 के क्लॉज़ 1 से होता है। मैक्सिमम यहाँ पे कितना जा सकते हैं सदस्य 250, 250 में 238 यहाँ पे निर्वाचित और 12 यहाँ पे मैक्सिमम। ये मैक्सिमम की बात है कि अगर बढ़ाना होगा तो इतना जाएगा, लेकिन वर्तमान में 245 हैं। वर्तमान में कितने हैं तो 245। अब संसदीय कार्यवाही जान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले देखो पहली लोकसभा कब बनी थी तो 1952 में चुनाव हुआ था उससे बनी थी। तो यहाँ पे संसदीय कार्यवाही जानते हैं प्रश्नकाल। प्रश्नकाल यहाँ पर क्या होता है? तो सुबह 11 बजे से 12 बजे का जो काल होता है उसको प्रश्नकाल कहते हैं। संसदीय कार्यवाही का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। इस दौरान सदस्यों को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। प्रश्नकाल के दौरान कोई भी सदस्य प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन इसकी सूचना उसको 15 दिन पहले देनी पड़ती है। 15 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को देनी पड़ती है। प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने के लिए सरकार बाध्य है। लोकसभा में देखो 15 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है, मिनिमम 10 दिन पहले तो देनी ही पड़ती है, लेकिन 15 दिन पहले देना नियम है। लोकसभा के लिए जो जो प्रश्नकाल होता है इसमें टोटल 250 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 250 प्रश्न में क्या होता है लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है जिनको क्वेश्चन अच्छा लगता है कि इम्पोर्टेंट है, तो उसमें क्या करता है स्टार मार्किंग कर देता है। स्टार कितने पे करेगा? सब में करेगा नहीं, 250 में से 20 करेगा। तो यहाँ पे इनको तारांकित प्रश्न कहते हैं। सरकारी सदस्य से पूछा जाता है। इसमें क्रॉस क्वेश्चन जो क्वेश्चन कर रहा है वो क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकता है। 20 प्रश्न पूछे जाते हैं मौखिक तौर पे जो बहस होती है और इसकी जो पूर्व सूचना है यहाँ पे किसको मिलेगी? तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं पूर्व सूचना होगी सदन के महासचिव को। और यहाँ पे एक होता है अतारांकित प्रश्न। यहाँ पे इनकी जो कुल संख्या होती है ये आप लोगों का क्या होता है 230 होती है। ये लिखित तौर पे पूछे जाते हैं, लिखित तौर पर उत्तर मिलता है, तो इस पे अनुपूरक क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। प्रश्नकाल के दौरान प्रत्येक सदस्य को 3 मिनट दिया जाता है। इस दौरान वो क्रॉस प्रश्न पूछ सकते हैं, तो 3 मिनट का यहाँ पे समय मिलता है। तो तारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, मौखिक तौर पर पूछी जाती है। इनकी कुल संख्या 20 होती है। पूर्व सूचना किसको मिलती है यहाँ पे? तो सदन के महासचिव को मिलती है। और यहाँ पर मैंने अभी जो देखा था एक चीज़ यहाँ पे गलत लिखी है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष को 15 दिन पहले सूचना नहीं दी जाती है। तो आप लोग कहोगे कि यहाँ पर किसको दी जाती है सूचना? तो यहाँ पर मैंने लिखा था उसको हटाना भूल गए थे। पूर्व सूचना सदन के महासचिव को देते हैं। अगर लोकसभा में है तो लोकसभा के महासचिव को जो सेक्रेटरी जनरल रहते हैं। राज्यसभा में है तो वहाँ के महासचिव को देते हैं। तो अगर पूछेगा कि भाई किसको देते हैं पूर्व सूचना तो सदन के महासचिव को देते हैं, महासचिव। एक अध्यक्ष को नहीं देते। अब शून्य निकालिए 12 बजे से 1 बजे तक होता है, मैक्सिमम 20 मुद्दे होते हैं। ये भारत ने ही इसको इन्वेंट किया था, विश्व को भारत की देन 1962 में आया था। 1962 में भारत में आया था और भारत ने ही लोगों को बताया कि भाई ये भी चीज़ हो सकती है। इस दौरान सदस्य बिना सूचना दिए प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन सरकार भी ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होती है। ऊपर यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर जो तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सब मतलब जो टोटल 250 प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्नकाल पे सरकार बाध्य होती है। लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों का 0 और है इसमें बाध्य नहीं होती है। अब यहाँ पे बात करें तो लोकसभा में टोटल यहाँ पे एससी की सीट कितनी है तो 84, एसटी के लिए कितनी है 47 और टोटल 131 यहाँ पे रिज़र्व रहती है एससी एसटी के लिए। तो टोटल अगर देखा जाए तो लगभग 24% सीटें एससी एसटी के लिए आरक्षित होती हैं। अब लोकसभा में जो आरक्षण दिया जाता है एससी एसटी को आर्टिकल 330 के अनुसार दिया जाता है और 332 में राज्य विधानसभा में आरक्षण दिया जाता है। इसकी बात आरक्षण की जाती है। अब यहाँ पे देखिए नीचे आते हैं हम लोग बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर की, लोकसभा अध्यक्ष की और लोकसभा उपाध्यक्ष की। तो ये कैसे बना है? भारत शासन अधिनियम 1919 से आप लोगों को पता होगा स्थापना हुई है संसद की, तो ये भी यहाँ पे 1919 अधिनियम से आए होंगे।
स्थापना 1919 में हुई थी लेकिन बना 1921 में। तो यहाँ पर देखिए प्रोटेम स्पीकर होता क्या है? अब जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे पीएम आ गया, अब यहाँ पे पीएम हो गए, पीएम के पीछे कई मंत्री बैठे रहते हैं, ठीक? जो बताते हैं कि भाई ये वित्त मंत्री, मान लो गृह मंत्री, कोई अलग-अलग मंत्री हो गए। अब इन सबको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति शपथ दिलाएँगे। अब राष्ट्रपति पीएम को आके मान लो शपथ दिला दिए, अब पीछे इतने सारे 2 ढाई सौ लोग उनके क्या बैठे हैं, पूरे उनके पार्टी के लोग बैठे होंगे और पूरे 552 लोग अलग से रहेंगे, तो उनको शपथ कैसे दिलाएँगे? एक इंसान कैसे दिलाएगा? तो यहाँ पे राष्ट्रपति क्या करते हैं, भाई राष्ट्रपति बड़ा पद है, उनको तुम घंटे भर खड़ा तो कर नहीं सकते कि भाई आइए शपथ दिलाइए। तो राष्ट्रपति इन्हीं में से कोई एक को आते हैं, शपथ दिलाते हैं और फिर कहते हैं भाई अब तुम मेरी जगह रहो और तुम सबको शपथ दिला दो। तो जो आदमी रहेगा वो राष्ट्रपति की जगह पे आएगा और उनको शपथ दिलाएगा और शपथ दिलाने के बाद उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। बस वो थोड़ी देर के लिए वो नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो उसी व्यक्ति को क्या बोलते हैं, प्रोटेम स्पीकर। संविधान में प्रावधान है कि जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता, तब तक पुराना अध्यक्ष ही अपने पद पे रहेगा, चाहे वह चुनाव हार लिया गया हो। सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए कार्य राष्ट्रपति का होता है। नवनिर्वाचित सदस्यों में से किसी एक सदस्य को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, ये अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है, इसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। कोई भी सांसद यहाँ पे हो सकता है। अब लोकसभा स्पीकर की बात करें तो आर्टिकल 93 में है, इसी लोकसभा अध्यक्ष के एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन की व्यवस्था है। इन दोनों को साधारण बहुमत द्वारा चुना जाता है। परंपरा अनुसार चाहे तो विपक्ष का नेता जिसे चाहे लोकसभा का उपाध्यक्ष बना सकता है, लेकिन इस पे भी चुनाव करा दिया गया जाता है अब। अब देखो यहाँ पे 94 ग में क्या है, इसमें लोकसभा तथा उपाध्यक्ष को पदच्युत यानी पद से हटाने की प्रक्रिया है। इन्हें प्रभावी बहुमत के, साधारण नहीं, प्रभावी बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। 50% प्लस 1। प्रभावी बहुमत क्या होता है? देखो एक तो होता है साधारण बहुमत 50% प्लस 1, मतलब 100 लोग हैं तो उसमें से 51 वोट कर दें। लेकिन प्रभावी बहुमत क्या होता है, जितने लोग वहाँ पे, अभी तो सीट के लिए हो गया, लेकिन क्या पता 100 के 100 नहीं आए, 80 लोग आए हैं और तब भी तुम यहाँ पे वोट कितना माँग रहे हो, 51 माँग रहे हो। तो यहाँ प्रभावी बहुमत क्या हो जाएगा, जितने लोग उपस्थित हैं उसका 50%। अभी बहुमत पे कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होना, नेक्स्ट लेवल क्लास में यही सब आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे देखो 94 गा में, अब इस इन दोनों को याद करने की ट्रिक क्या है, 93 में स्पीकर लाया और 94 गा में इनको हटाने की प्रक्रिया है। तो 93 में ला रहे हो, 94 गा में हटा रहे हो, तो इन दोनों को कनेक्ट करो, आपका अनुच्छेद याद हो गया। इन्हें हटाने की प्रक्रिया में कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा 6 लोगों की वरिष्ठता सूची बनाई जाती है, जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य को संचालित करते हैं। मान लो कभी अध्यक्ष नहीं आए तो उनके नीचे कौन आएगा, उपाध्यक्ष आ गए, वो दोनों नहीं आए तो कौन आ जाएगा। तो ऐसे 6 लोगों के यहाँ पे वरिष्ठ यहाँ पे प्रायोरिटी सूची बनाई जाती है कि भाई कितने लोग हैं। देखो 91वां संविधान संशोधन यहाँ पे है, एसएस जहाँ पे मैं लिखूँगा एसएस, तो इसका मतलब है संविधान संशोधन, क्योंकि संविधान में अलग-अलग समय पे अलग-अलग संशोधन किया गया है। जैसे 91 नंबर पे एक संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। उसमें बोला गया था कि किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो संख्या होगी, उस राज्य के विधानसभा की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कोई मान लो मुख्यमंत्री हो गया या प्रधानमंत्री हो गया, अब वो अपना एक मंत्रिमंडल बनाएगा ना, टीम बनाएगा। अब क्या पता कितने लोग भर दे, उसको नहीं पता है। तो देखो क्या होगा, जैसे प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पे निचला सदन वहाँ पे क्या हो गया, लोकसभा। मुख्यमंत्री है तो जैसे राज्य के लिए विधान सभा, विधान परिषद होता है, तो वहाँ पे जो निम्न सदन हो जाएगा वो आप लोगों का विधान सभा हो जाएगा। तो सीएम के केस में क्या होगा, विधानसभा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे मंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। तो जो ये पूरी जो टीम बनेगी क्या होगी, विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। मतलब इस विधानसभा में जितने सदस्य हैं उनके 15% निकाल लो और 15% से अंदर ही यहाँ पे ये पूरी टीम बननी चाहिए। ये नहीं कि जितना चाहो उतना सदस्य बना लो। और यूटी में क्या है, 10% ही नियम होता है, स्टेट के लिए 15%। राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की मिनिमम संख्या 12 ज़रूरी है, ठीक? इससे तो कम नहीं होनी चाहिए, 12 से कम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद। जब मैं ये यहाँ पे पढ़ रहा था, तो भाई मैंने मंत्री क्या किया था, बड़ी की मात्रा लगा दी थी। लेकिन फिर जब मैंने हिंदी पढ़ा तो वहाँ पता चला कि भाई वर्तनी में मंत्रिपरिषद में छोटी की मात्रा आती है।
फिर मैंने इसको कट करके छोटा कर दिया। तो मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 74 में है। भाई इसको रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा-सीधा पूछ लेगा। वही मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में है? तो आप लोगों का जो मंत्रिपरिषद है, ये अनुच्छेद 74 में है। अब ये है क्या मंत्रिपरिषद? इसको पहले पढ़ने से पहले ये देखो, मैं नीचे दिखाई देता हूँ। प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के नीचे कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री के नीचे राज्य मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री जैसे सब तो मंत्री बनेंगे नहीं राज्य मंत्री में। फिर क्या होते हैं, लोग स्वतंत्र प्रभार मंत्री बना देते हैं, लेकिन इनको पावर दे देते हैं कि डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे पीएम को। अब प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिलकर क्या बनता है? मंत्रिमंडल बनता है। और ये पूरे को मिलाकर क्या बनता है? राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री को भी मिला लोगे तो मंत्रिपरिषद बनता है, या ये मंत्रिपरिषद। लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त जो नेता होता है राष्ट्रपति को प्रधान फिर से लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, ये तो पता है सबको। और शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है। अर्थात मंत्री, अब ये देखो यहाँ से ये लाइन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? सामूहिक रूप से। अब देखो यहाँ पे मैं इसको कैसे याद कराता हूँ। राष्ट्रपति क्या है? एक ही व्यक्ति तो होता है। अगर व्यक्तिगत पूछे, पर्सनली तौर पर व्यक्तिगत, तो व्यक्ति तो एक है, वो राष्ट्रपति है। व्यक्ति मतलब इंसान हो गया, ह्यूमन हो गया, राष्ट्रपति से कनेक्ट करो। अब लोकसभा क्या है? यहाँ पे पूरा एक समूह तो है, जो पूरा आप लोगों का सिस्टम जो पूरा है वो पूरा समूह टाइप का है। तो सामूहिक रूप यहाँ पे बोले कि भाई पूरा एक ग्रुप, तो यहाँ पे ग्रुप क्या है? लोकसभा में है। तो जब सामूहिक रूप से बोले तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। देखो जो मैंने सीएम पीएम वाला बताया था, यहाँ पे आ गया वही 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा क्या था? देखो मूल संविधान जब बना था, मूल संविधान का मतलब जो सबसे पहले बना था, वहाँ पे मंत्रिपरिषद की जो संख्या थी वो बिल्कुल निर्धारित ही नहीं थी कि भाई कौन कितना यहाँ पे रखेगा, किसी को कुछ पता ही नहीं था। लेकिन बाद में फिर इस पर बात हुई कि भाई इसको कुछ तो सही करना ही पड़ेगा, तो कैसे सही करें? तो फिर यहाँ पे लोगों ने संविधान संशोधन किया और बात रखी कि वही वाला क्राइटेरिया लगाते हैं जो हम लोगों ने सीएम के लिए रखा था, कि यहाँ पे क्या बोला गया कि मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या विधायिका के निम्न सदन, अब यहाँ निम्न सदन मतलब लोकसभा, विधायिका के निम्न सदन की कुल सदस्य संख्या का 15% और पीएम सहित अधिक नहीं हो सकती। वही चीज़ें 15% से अधिक नहीं हो सकता है। अब देखो अलग-अलग चीज़ें यहाँ पे टर्म आएँगे, कन्फ्यूज़ मत होना, मैं आगे सब कुछ मैं बता दूँगा। अब जैसे यहाँ पे देखोगे विधायिका आ गया, अब आप लोग कहोगे कि भाई विधायिका क्या चीज़ है? विधायिका पता ही नहीं मुझे। तो डरना नहीं है भाई, पूरी चीज़ मैंने बंदोबस्त कर रखा है, कोई नया शब्द आ जागे तो यहाँ पे आ जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे नोट्स बना रहा हूँ प्रॉपर। जो जब मैं पढ़ रहा था, मुझे जहाँ दिक्कत आ रही थी तो मैं वो चीज़ें आगे रिसर्च करके लिख लेता था, ताकि आप लोगों को जब कोई दिक्कत आए इससे रिलेटेड तो वहाँ पे दिक्कत ना आए। और बहुत ही तमीज़ अनुसार मतलब आप लोग कह सकते हो, इज़्ज़त से मैंने तसल्ली से फिर चीज़ों को लिखा है। अब जैसे यहाँ पे देखो स्वतंत्र प्रभार मंत्री का जो दर्जा होता है राज्य मंत्री के बराबर होता है। अब यहाँ पे मैं नीचे आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो, बोला ना मैंने सब लिख रखा है प्रॉपर। विधायिका होता क्या है? तो विधायिका मतलब जहाँ पर आप लोग विधेयक आते हैं, नियम बनते हैं, दिस इज़ आप लोगों का द विधायिका। विधायिका आप लोगों को क्या है? 2 पार्ट में डिवाइड है, एक संसद और एक विधानमंडल, ठीक है? अब संसद किसे कहेंगे? जो स्टेट जो सेंट्रल के लिए है। विधानमंडल जो राज्य के लिए है। संसद 79वें आर्टिकल में है, मैंने आप लोगों को बताया। विधानमंडल आप लोगों का हो गया। अब जो संसद है ये 2 पार्टी में विभाजित है सदन के हिसाब से। अंग तो 3 है, राष्ट्रपति भी आएँगे। संसद, लोकसभा, राज्यसभा। विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद, ये किसके लिए है? स्टेट के लिए है। और ये किसके लिए है? ये आप लोगों का केंद्र, सेंट्रल के लिए है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे विधायिका क्या है। विधायिका 2 हिस्से से मिलकर बनी है, संसद और विधानमंडल। इस पूरे टर्म को क्या बोलेंगे? ये जितना मैंने आप लोगों को बताया इस टर्म को क्या बोलेंगे? कार्यपालिका बोलेंगे। विधायिका, संसद, विधानमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सबको जो है और राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी मिला लोगे तो यहाँ पर आप लोग इन सबको कार्यपालिका बोलोगे। और जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कचहरी सब है, इसको क्या बोलोगे? न्यायपालिका बोलोगे। और
न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करेगी कि नहीं करेगी, ये इसके कार्य में करेगी कि नहीं करेगी, ये सब हम लोग आगे जानेंगे। लेकिन इनके कार्य अलग-अलग होते हैं तो इस पे हस्तक्षेप नहीं बनता है। तो आर्टिकल 50 है जो इन दोनों में मान लो लड़ाई लगवाया है या दोनों को अलग करके रखा है कि भाई आर्टिकल 50 है जो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। ये बहुत बार पूछा गया है कि वो कौन-सा अनुच्छेद है जो कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। तो भाई आप लोगों को याद रखना है आर्टिकल 50। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? मैंने आप लोगों को इस तरह देखो डिवाइड करके पढ़ा दिया ना यहाँ पे, तो इसका मैंने क्या किया 50-50 कर दिया कि 50% इधर भाई तुम काम करो, 50% इधर करो। तो मैंने 50-50 वाला काम किया। तो आप लोगों को याद करना है आर्टिकल 50 क्या करता है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। तो ये अब आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे ऊपर चलते हैं और देखते हैं हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे थे। और देखो बीच-बीच में कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं वो हम लोग पढ़ते चलेंगे। 167 167 अनुच्छेद क्या कहता है मंत्रिपरिषद देखो यहाँ पे छोटी मात्रा आएगी। मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचित करता है। और 78 में क्या है प्रधानमंत्री सभी जानकारी राष्ट्रपति को दे, प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अब यहाँ 167 में क्या है मंत्रिपरिषद, ये जो मंत्रिपरिषद है इसके सभी निर्णय मुख्यमंत्री क्या करेगा वो राज्यपाल को सूचित करेगा कि मतलब क्या-क्या हो रहा है सीएम जाकर राज्यपाल को बताएगा। 78 में क्या होता है प्रधानमंत्री जाकर राष्ट्रपति को बताएँगे कि भाई क्या-क्या चल रहा है इस देश में, क्या-क्या है वो सब बताएँगे, ये कर्तव्य है उनका। अब इसको कैसे याद करना है? देखो 160 के आस-पास स्टेट वाले हैं और 70-75 के आस-पास सेंट्रल वाले हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ तो कनेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे देखो मैंने एक ट्रिक बनाई है इसको कैसे याद करेंगे। यहाँ पे सी 167 को देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री जाके राज्यपाल को बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं कि भाई 1 और प्लस 6 करोगे ना तो 7 होता है। 1 और 6 जोड़ोगे तो 7 होता है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री क्या बता रहे हैं राष्ट्रपति को कि भाई 7 के बाद ना 8 आता है। बस ये एक छोटी-सी ट्रिक है, इससे समझ लोगे कि जब भी आप लोगों से पूछेगा कि आर्टिकल 167 में क्या है, तुरंत आप लोगों के माइंड में ट्रिगर करेगा कि 1 और 6 7 होता है। अच्छा मंत्रिपरिषद के जितने भी कार्य हैं मुख्यमंत्री राज्यपाल को बताएगा, यही बताने गया था। 7 के बाद 8 आता है, अच्छा ये तो प्रधानमंत्री बताएँगे राज्यपाल को जाके राष्ट्रपति को जाके। तो ऐसे कनेक्ट करके याद कर लो। मैंने तो ऐसे ही याद किया था। अब राज्यसभा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या कर राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये ऐसे सदस्य होते हैं जो समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। कोई भी व्यक्ति अब यहाँ पे ये अलग चीज़ है। कोई भी व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो चुकी है, वो मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। बस उसको क्या होना पड़ेगा, संसद का सदस्य होना पड़ेगा। मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, आप जो वीडियो देख रहे हो आप भी बन सकते हो। लेकिन क्या है, मिनिमम आपकी एज 25 साल होनी चाहिए। अगर लेकिन एक चीज़ ये भी है 25 साल के साथ-साथ संसद का सदस्य होना चाहिए। अभी संसद सदस्य तो आप हो नहीं, तब भी बन सकते हो। हाँ, बन सकते हो। लेकिन क्या है 6 महीने के अंदर आप लोगों को संसद का सदस्य बनना होगा। अब यहाँ पे आप चाहे लोकसभा का चुनाव लड़ के बन जाओ या आप लोगों को राज्यसभा में कहीं कोई तरह आप लोग चुनाव करके बन जाओ या तो वहाँ पे राष्ट्रपति आपको मनोनीत कर दे उन 12 सदस्यों में, मतलब कुछ भी करके सदस्य बनना पड़ेगा। आर्टिकल 75 में क्या है प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है। बहुत इम्पोर्टेंट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद में करते हैं तो 75 में करते हैं। बस देखते ही याद कर लो कि यार 75 मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है तो 75 में है। अब यहाँ पे है हम लोगों का अगला टर्म चुनाव आयोग, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना पूरा जो संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है और मंत्रिपरिषद है, इन चीज़ों को समझ लिया है। अगले वीडियो में हम लोग यहाँ पे चुनाव आयोग को करेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे जैसे ये चीज़ें हम लोग अभी चाहे तो इसको मैं अभी ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन नहीं आराम से करेंगे तब मज़ा आएगा। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।